हेलो नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि 25 अगस्त के बाद से हम लोग इस चैनल पर, जो अपना पुराना चैनल है, इस पे हिंदी, संस्कृत और साइंस के जो है क्लास फिर से जो है चालू करेंगे। और हम लोग जो है इस पर ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है मैट्रिक के जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, और 12th वाले जो बच्चे हैं उनको जो है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि हिंदी जो है बिहार बोर्ड में अगर देखा जाए तो ISC और जो है IA या ICOM या और बात कर लें अपने जो 10वीं क्लास की, 10th की, तो इस सब के लिए जो हिंदी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए कि क्योंकि कंपलसरी पेपर होता है, चाहे आप ISC करें या आप IA करें या ICOM करें, और या 10th क्लास में होंगे तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो खास करके हम लोग जो है इस पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो वो तो हल्का सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान क्या देना होता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है कमी करने के कारण जो है रिजल्ट कम आ जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदी की जानकारी दिया जाए। तो हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है वर्णमाला, तो वर्णमाला से हम लोग चालू करेंगे हिंदी व्याकरण का। आज के क्लास में हो सकता है कि वर्णमाला के बारे में जाने, है ना, वर्णमाला का परिभाषा जानेंगे, और जानेंगे इसका जो है वर्गीकरण क्या होता है, कितने वर्ण है ना। इसके बाद जो है जानेंगे इसके उच्चारण कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों को जो है वर्ण का जो एक्चुअली में उच्चारण कैसे करते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, वही करने नहीं कर पाते हैं बच्चे लोग। तो हम इस क्लास में वर्णमाला चालू करेंगे। तो वर्णमाला को एक और चीज़ भी बोलते हैं, ध्वनियाँ भी बोलेंगे। वर्ण को ध्वनियाँ भी बोला जाता है। और सुने होंगे परिभाषा जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना, ध्वनि। तो ध्वनि मतलब ही क्या होता है, वर्ण ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लें कि वर्णमाला क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, वर्णमाला जान जाएंगे तो उसका परिभाषा हो ही गया। इसके बाद वर्गीकरण जानेंगे और प्रकार जानेंगे, और साथ में जो है उच्चारण कैसे करते, कौन कौन वर्ण को कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है आपकी ज़िंदगी में हिंदी की क्लास में सबसे बेस्ट होगा, और कोशिश यही रहे कि मैं इस क्लास में जो है आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा के जाऊँ जो आपको अपनी लाइफ में इसका जो अच्छा योगदान रहे। तो चालू करते हैं। तो वर्ण जानेंगे, वर्ण के बाद जो होता है माला का परिभाषा जानेंगे, और दोनों को मिला करेंगे तो क्या हो जाता है, वर्णमाला। क्या हो जाएगा, वर्णमाला। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय या लिखते समय उसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि अ, है ना, अ आ डॉट अ आ बोलते हैं, जिसको स्वर बोलते हैं। फिर आप लोग ने पढ़ा होगा क ख ग घ, जिसको बोलते हैं ये ककहरा बोलते हैं, ना, क कानून का इससे ही बनता है। और कह ग जो है सारे बच्चों का जो बेसिक नॉलेज होती है कि कह ग के बारे में, इस अक्षर के बारे में ज्ञान जाने, बहुत सारे आइडिया होता है इसको पढ़ने के लिए कि क कैसे पढ़ेंगे, ख कैसे पढ़ेंगे, ग कैसे पढ़ेंगे। तो अभी तक तो हम लोग यही जानते आए हैं कि क ख ग को व्यंजन बोला जाता है, आ जो होते हैं उसको स्वर बोला जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो जानते आए हैं कि ये क ख ग को व्यंजन बोला जाता है, ये गलत होगा। इसको हम लोग व्यंजन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको जानने के लिए आपको आगे वीडियो में बना रहना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वर्ण समझते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। जैसे आ हो गया, इसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसका जो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसको तो हम लोग टुकड़ा कर देते हैं। ये क हलंत प्लस अ मिल करके क्या बनता है, क बनता है। इसके टुकड़े की बात करेंगे तो ख हलंत प्लस अ मिल करके क्या बनता है, ख बनता है। तो जब इसका टुकड़ा हो ही गया, जब इसका खंड हो ही गया, तो क्या इसको वर्ण मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए हमने पहले ही कहा कि इसको हम लोग वर्ण नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं,
तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोगी वर्ण। क्या बोलेंगे? संयोगी वर्ण। इसको बोलेंगे संयोगी वर्ण। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन। और इसको क्या बोलेंगे? स्वर। तो व्यंजन क्या होता है इसका एक्चुअली जो है हम लोग आज जाने कि व्यंजन किसको बोलते हैं? क हलंत को, ख हलंत को। और स्वर किसको बोलते हैं? जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्वर की भी संख्या जो है हिंदी और संस्कृत में दोनों अलग अलग होती है। हिंदी में स्वर की संख्या अलग होगी, संस्कृत में स्वर की संख्या अलग होगी। ठीक है। ऐसे वर्ण जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोग को, तो वर्ण तो समझ में ही गया होगा। वर्ण किसको बोलते हैं? जिसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण बोलते हैं। तो अ को स्वर अ को वर्ण बोलेंगे, लेकिन क ख ग घ को हम लोग वर्ण नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? संयोगी वर्ण बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि परिभाषा कहता है कि वर्णों का जो है खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और इसका जो हम लोग खंड टुकड़ा कर दिए, तो खंड टुकड़ा कर दिए तो इसको जो हम लोग वर्ण बोल रहे थे ये गलत बोल रहे थे। इसको वर्ण हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो संयोगी वर्ण बोलेंगे। माला क्या है? माला मतलब कि समूह, है ना। जैसे बोलते हैं कि फूल की माला, तो फूल माला हो गया। फूलों का समूह को क्या बोलते हैं? फूल की माला। अगर वो रुपया रहेगा तो रुपये के समूह को अगर धागे में बांध दिया जाता है, और शादी ब्याह में हम लोग देखे होंगे, उसको बोलते हैं कि रुपया का माला है। अगर चप्पल का माला पहनना है तो चप्पल जोड़ देंगे, है ना। चप्पल को जोड़ करके धागे में बांध करके समूह बना देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? चप्पल माला बोलेंगे। जूता रहेगा तो जूता माला बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो वर्ण है उनके जो समूह होंगे, वर्ण के समूह होंगे, वर्णों के समूह। तो वर्णों के समूह को, ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि भी इसी को बोला जाता है। वर्ण को ध्वनि भी बोला जाता है। तो इसको वर्णमाला या ध्वनि व्यवस्था भी बोला जाता है। हिंदी में आप देखें तो इसका ध्वनि व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है वर्णमाला का परिभाषा क्लियर हो गया होगा। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? तो जिसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं संस्कृत में वर्णमाला को 3 भागों में रखा गया है। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन तथा अयगुवाह। स्वर, व्यंजन तथा अयगुवाह। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है स्वर और व्यंजन वर्ण को 2 ही भागों में बांटा गया था। एक स्वर है और एक व्यंजन। लेकिन हिंदी में स्वर, व्यंजन और अयगुवाह। उसमें क्या होता है मैंने बताया होगा आपको, आप देखेंगे इस चैनल पर तो वर्णमाला का वीडियो होगा जो कि है संस्कृत में होगा। तो उसमें हम बताए होंगे कि वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन ही होते हैं। अयगुवाह को हम लोग वर्ण के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन जो है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हिंदी का क्लास है, तो हिंदी में जो है स्वर भी होते हैं। वर्णमाला 3 टाइप से बटा होता है, एक स्वर, व्यंजन और अयगुवाह। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग चालू कर देते हैं स्वर के बारे में। स्वर के बारे में हम लोग आज अध्ययन कर लेंगे। तो परिभाषा ही जानते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। इसका परिभाषा शुरू से ही सबको याद रहता है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे होते हो या 11th 12th के बच्चे हो तो उनको स्वर के बारे में जानकारी हो जाती है। ये जो है बेसिक ही जानकारी होती है ना। तो फिर भी जो है आप लोगों को स्वर की परिभाषा के बारे में मैं बताऊं तो स से स्वर, स से क्या होता है? स्वर, और स से स्वतंत्र। स से स्वर और स से स्वतंत्र, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र होते हैं, है ना। जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
तो जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं उन्हें स्वतंत्र स्वरक वर्ण कहते हैं। फिर से, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। याद रख सकते हैं ऐसे, स से स्वतंत्र और स से स्वर। तो बात करते हैं स्वर की संख्या की, कि स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो जनरली आप जानते होंगे कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। शुरू से इसके बारे में पढ़ते होंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि स्वर की संख्या 12, स्वर की संख्या 12 प्लस एक और स्वर होता है जिसको हम लोग आगत स्वर बोलते हैं, उसको ले लिया जाए तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप जानते होंगे कि स्वर की संख्या 11 होते हैं। इसको मैं गलत नहीं बोल रहा, आप लोग जितना पढ़े हैं उसके बारे में आप उतना बता सकते हैं। तो 11 पढ़े होंगे आप लोग कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप जान लें कि स्वर की संख्या कितने होते हैं, 12। और एक और मेरे अनुसार आप एक स्वर जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं, आगत स्वर। तो इस प्रकार 12 प्लस 1 टोटल कितने स्वर हो गए, तो 13 हो गए। अब मैं 13 बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग को 13 केवल संख्या बता करके छोड़ दूंगा। 13 कैसे होते हैं ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा। 11 कैसे होते हैं आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 13 होते हैं, तो 13 कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि वर्णमाला कितने होते हैं। तो वर्णमाला कितने होते हैं, 52। वर्णमाला कितने होते हैं, 52। 52 ही होते होंगे ना, जी नहीं, वर्णमाला 52 नहीं होते हैं। जिस प्रकार स्वर की संख्या कुल 13 होती है, 11 नहीं होती, ठीक उसी प्रकार वर्णमाला भी 52 नहीं होता, वर्णमाला 59 होता है, 59 होता है। 59 प्लस मैं बोलूँगा, 59 ही नहीं बोलूँगा, 59 प्लस। अब कैसे होंगे बताया जाएगा आपको, इसके लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा। वर्णमाला कुल, फिर से सुने, वर्णमाला कुल 59 प्लस होते हैं, 52 नहीं होते। स्वर जो होते हैं कुल 13 होते हैं, 11 नहीं होते। ऐसे 11 आप पढ़े होंगे, तो जो पढ़े होंगे उसको तब मानिएगा, क्योंकि जो बताया जाता है बच्चों को तो ही तो पता होगा ना, ठीक। तो 59 प्लस कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर। तो स्वर में ये जानेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, और ये जानेंगे कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। अब बारी हम लोग की ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि स्वर की कुल जो संख्या है 13 है, तो इसको कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, कैसे कैसे इसको बांटा गया है, ठीक है। तो देखेंगे स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार की हम लोग बात करें तो स्वर जो होता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। और एक की बात करें, एक दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर भी होता है, संयुक्त स्वर भी होता है, ठीक है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर उसी को बोलते हैं, दीर्घ स्वर, और क्या हो गया, संयुक्त स्वर। तो इसके बारे में हम लोग जाने तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमको बहुत कम समय लगे। क्या, जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगे उसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। और जिनका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगे उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा भी होता है, ह्रस्व मतलब छोटा भी होता है। जैसे हम लोग देखेंगे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। तो इनको हम क्या बोले कि इसको हम छोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा भी बोलते हैं। जैसे छोटी ई,
छोटा ऊ, छोटा री। ह्रस्व भी बोलते हैं, हर्षई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री, है ना। ये अ जो है ये आ का छोटा रूप होता है। इनका उच्चारण करेंगे तो हम लोग को बहुत कम समय लगता है, इनका उच्चारण करने में तो ज़्यादा समय लगेगा। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। अब बड़ा री जो है ऐसे करके एक ऐसे घुमा दिया जाता है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इनका उच्चारण करेंगे अ, ई, ऊ, री। इनका आ, ई, ऊ, री, है ना। ऐसे अब छोटे होंगे तो इसको पढ़ रहे होंगे, आ, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, बड़ी री या दीर्घ री अब बोलते होंगे, या अ, हर्षई, सॉरी अ, छोटा ई, सॉरी अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री अब बोलते होंगे। लेकिन आप मेरे को एक बात बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ई म ली, क्या लिखा रहेगा, ई म ली, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे, छोटा इमली। इसका उच्चारण क्या करेंगे, छोटा ई मली, नहीं ना, क्या पढ़ते हैं, इमली। क्या पढ़ेंगे, इमली। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख दूँ ईमानदार, क्या लिखूँ, ईमानदार। तो क्या बोलेंगे इसको, दीर्घई ईमानदार। इसका उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घई ईमानदार या बड़ा ईमानदार। इसका उच्चारण हम लोग करेंगे ईमानदार। क्या बोलेंगे, ईमानदार। इसको इमली, इसको ईमानदार, 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 इसको इमली। तो इमली बोल रहे हैं तो नहीं लग रहा कि कम समय में बोल रहे हैं इसको इमली, उसको ईमानदार, ईमानदार। वैसे इमली, इमली ये किसका रूप है, किसका मात्रा है, बड़ी का। इमली, नदी का, नदी। अगर मैं नदी को ऐसे लिखूँ तो नदी, ऐसे नदी। कबूतर, कबूतर पर अगर ऐसे लिखूँ, ऐसे तो कबूतर लिखूँगा नहीं, लेकिन ऐसे लिखूँ तो कबूतर, क्या बोलेंगे, कबूतर। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कबूतर, कबूतर जोड़ देना पड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर बड़ा हो। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अक्षर, अक्षर, अ से क्या बोले, अक्षर। लेकिन आ से रहता तो आकाश, आकाश, आकाश। आ पे भी जोड़ देना है, का पे भी जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर का जो है ना उसमें किसकी मात्रा है भैया, तो उसमें आ की मात्रा है। और जब जब दीर्घ स्वर की मात्रा रहेगी, दीर्घ स्वर की मात्रा रहेगी तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इस यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ शायद जो है बहुत जो टॉप लेवल का जो है ग्रामर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप केवल परिभाषा जानते हैं, आप एग्जाम्पल जानना जानते हैं, आप इसको उच्चारण करना नहीं जानते कि इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे जो हैं बच्चे इसके बारे में जान ही रहे होंगे, बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो आकर के यार, वर्णमाला वही पढ़ा रहे हो जो मैंने आंगनबाड़ी में पढ़ा था, सरल हिंदी व्याकरण में पढ़ा था, 8वीं तक के क्लास में पढ़ा था। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे को बताते हैं। अब क्या अलग बता रहे हो कि मैं आपका वीडियो देखूँ, तो अलग है। मैं आपको उच्चारण करना ही बता रहा हूँ कि उच्चारण कैसे करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर जो है इस चैनल पर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, अगर मैं खुदा ना करें कि कुछ ऐसा हो कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन अगर मैं लगातार वीडियो वर्णमाला का आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, तो ज़िंदगी में आपको जो है वर्णमाला दूसरे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के बारे में आपने जाना कि जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे, है ना, उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी भैया, 4। कुल संख्या कितनी, 4। इनकी भी कुल संख्या कितनी, 4। 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 4 4 8 हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें ज़्यादा समय लगेगा और उसमें कम समय लगेगा। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात करते हैं
तो जैसे अ प्लस हर्षई मिल करके बनता है ए, अ प्लस हर्षई मिल करके क्या बनता है ए, अ प्लस ए मिल करके क्या बनता है ए, अ प्लस ए मिल करके क्या बनेगा ए, अ प्लस ओ मिल करके क्या बनता है ओ, और अ प्लस दीर्घ अ प्लस दीर्घ बराबर क्या होता है, सॉरी अ प्लस ओ मिल करके क्या बनता है ओ, अ प्लस ई मिल करके क्या बनता है ए, अ प्लस ए मिल करके क्या बनता है ए, अ प्लस ओ मिल करके क्या बनता है ओ, और अ प्लस ओ मिल करके क्या बनता है ओ। तो इस प्रकार ये जो चारों हैं इनको क्या बोलते हैं स्वनिक स्वर। क्या बोलेंगे स्वनिक स्वर। तो 4 4 8 4 12 आपको कितने मिल गए 4 4 4 बराबर 12 आपको स्वर मिल गए। 4 मूल स्वर हो गए, 4 दीर्घ स्वर हो गए और 4 जो है संयुक्त स्वर हो गए। मैंने क्या बताया था शुरू में आपको कि स्वर की संख्या कितनी होती है 13, कुल कितनी होती है 13। अभी आपने 12 देख लिया और एक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जगह बचा हुआ है, एक हम लोग देखते हैं। एक होता है आगत स्वर। क्या होता है आगत स्वर। आगत स्वर किसको बोलेंगे? तो आगत स्वर आपने देखा होगा जैसे लिखा रहता है कहीं डॉक्टर, क्या लिखा है डॉक्टर। तो ये जो मात्रा आपको देखने के लिए मिलती है ये किसकी मात्रा होती है? ये इसकी मात्रा होती है ओ। किसकी? ओ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अवयव भी है, अवयव भी है, लेकिन डॉक्टर में ये वाला ओ नहीं आ रहा। डॉक्टर में क्या आ रहा है? ये आ रहा। इसकी मात्रा तो ऐसे होती है, इसकी मात्रा तो ऐसे होती है ना, इसकी मात्रा तो ऐसे होती है। ये है ओ, लेकिन ये क्या है ओ, ऐसे डॉक्टर। समझ में आ रहा है? तो आगत स्वर भी एक प्रकार का स्वर ही होता है जो हम लोग को हिंदी में पढ़ना है। 12 ये हो गए और प्लस ये एक, टोटल कितने हुए 13। इस प्रकार हमारे स्वर की संख्या हिंदी में कितनी होती है 13 होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्वर की संख्या कितनी होंगी, तो 13 होंगी। ठीक है। सो मेरे को ठीक है, तो मेरे अनुसार आप लोग का जो है स्वर कंप्लीट हुआ। स्वर की टोटल संख्या 13 कैसे, और मेरे अनुसार आप लोग जान गए कि स्वर की संख्या कैसे 13 होती हैं और 11 क्यों नहीं होते हैं। और सर बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने जो है अभी तो इसके बारे में चर्चा की ही नहीं, ओ और औ के बारे में चर्चा सॉरी अन अह को बताया ही नहीं। अन अह क्या है, अन अह के बारे में बताया नहीं। इसको लेकर के तो सब तो सर आपका 13 14 15 होना चाहिए। हमने तो पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं सब जोड़ तोड़ के, और आपने जो है 13 भी बता दिया। 11 को तो गलती ही बोले और 13 बताए, उसमें ये दोनों को हटा दिए। इसको स्वर नहीं बोलेंगे क्या? तो नहीं बोलेंगे, इसको स्वर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग जो है आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग को जो है स्वर के बारे में अध्ययन कर लिए और व्यंजन किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, कि व्यंजन कितने होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन जिनका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये अस्वतंत्र वर्ण होता है। क्या होता है? अस्वतंत्र। वो कैसा होता है? स्वतंत्र वर्ण। ये कैसा होता है? अस्वतंत्र वर्ण।
अस्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो अकेले यूज नहीं किया जा सकता, जिनका उच्चारण हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्र क्या होता है? जिनका उच्चारण करने में हम किसी की सहायता नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनका उच्चारण करने में आप इसको पढ़ ही नहीं सकते बिना व्यंजन को। व्यंजन जैसे मैंने यहाँ लिख दिया च, क्या लिखा? च। इसको आप पढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई जिद करके नहीं सर मैं पढ़ूंगा, तो बाबू आप इसका जो भी उच्चारण करोगे च, तो च बोल रहे तो अ आ रहा है, च अ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसमें अ है? नहीं, इसमें अ है, इसमें अ है, लेकिन इसमें अ नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि इसको जो है हम लोग व्यंजन वर्ण नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? संयोगी वर्ण। क्यों? क्योंकि व्यंजन का परिभाषा या वर्ण का परिभाषा कहता है कि जिनका हम लोग उच्चारण करते समय या लिखते समय खंड टुकड़ा कर सकते हैं, कर देंगे तो वो जो है व्यंजन वर्ण नहीं माना जाएगा। जिनका जो है उच्चारण करते समय खंड टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको ही वर्ण माना जाएगा। तब उच्चारण करते समय या लिखते समय इसका तो हम लोग कर सकते हैं भैया, इसका तो हम लोग कर सकते हैं कि च प्लस अ, तो कर दिए तो व्यंजन वर्ण नहीं होगा। इसका उच्चारण करेंगे या चाहे लिखेंगे भी तो इसका हम लोग खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो वर्ण है, इसका कर दिए तो वर्ण नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए हमको एक स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? अ। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? छ। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन रहा है? छ बन रहा है। तो ये जो है संयोगी वर्ण है, हम लोग उच्चारण इसका करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको मत देखिए, पढ़ते हम ये जरूर हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए इसकी सहायता ले रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण की सहायता लेकर के ही पढ़ा जाता है, तब जा कर के जो है हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो ये जो है अकेले नहीं ना बोला गया, इसको बोलने के लिए मैंने इसका सहारा लिया, इसका सहारा लिया, तो यह स्वतंत्र नहीं अस्वतंत्र कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि वर्ण जो है तीन प्रकार के स्वर, व्यंजन और एक बार स्वर वर्ण के बारे में बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। उनका जो है उच्चारण किसी के सहायता के बिना हम लोग कर सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती है। और एक मूल इम्पोर्टेंट बात जो है, इम्पोर्टेंट ये है नोट करने वाला बात कि व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जैसे आप लिखते होंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये इसमें जब तक आप हलंत नहीं देंगे तब तक इसको व्यंजन हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या 45 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 45 होती है। आप लोग जो है शायद 33 जानते होंगे, तो कैसे 45 होती है और कैसे 33 नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी आप क्षमा करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो है डेली आपको अप टू डेट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, बाय।